दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 13 नाभिक चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले वस्तुनिष्ठ इसके बता दिए हैं। ओके, बाकी इससे पहले आपके अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक के सभी अध्यायों के मैंने आपको वस्तुनिष्ठ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, विशेषकर एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए वीडियो रहने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पीरियड जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने कवर किया और जिस टाइप से एमपी बोर्ड में आ सकते हैं उसको मैंने पूरा प्रयास किया है आपको कवर करने का। तैयारी जीत की अब की बार हम 95% पार के उद्देश्य से लगातार बेहतरीन तरीके से हम क्या तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर से दोस्तों केवल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। एमपी बोर्ड में 2 नंबर का 2022 का हो, ओके 23 और 24। ओके, 2022 में तो ये चैप्टर था ही नहीं, 2023 और 24 में भी देखें 2 नंबर का क्वेश्चन तो आना आपका फिक्स है। ओके, अभी आपका क्या 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन गया है, लेकिन आपके 2 ही नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आपको तैयार करके रखना है। और आपको लॉन्ग में 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बनता भी है तो टॉपिक तो वही रहेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस 3 या 4 नंबर क्या होगा कि 2 नंबर के 2 टॉपिक एक साथ पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से केवल आपके शॉर्ट टॉपिक दिए हुए हैं, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ही जिस टाइप के बन सकते हैं हर प्रकार का मैंने प्रयास किया है, ताकि आप देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो वहां से आपका क्या है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय बलों के 2 गुण या विशेषताएं लिखिए। तो गुण कहें विशेषता कहें एक ही बात है। नाभिकीय बलों की क्या क्या विशेषताएं या गुण होते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका, विशेषताएं पूछी गई थी। पहला क्या है, देखिए नाभिकीय बल क्या होता है कि देखिए जो हमारा क्या परमाणु है, परमाणु के नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ओके, तो प्रोटॉन जब अब एक तो प्रोटॉन नहीं बहुत सारे हो सकते प्रोटॉन हो। प्रोटॉन में क्या है धनात्मक चार्ज होता है, तो धनात्मक चार्ज होने के प्रतिकर्षण इनमें बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, ये यानी प्रतिकर्षी कूलाम बल लगेगा। ओके, और ये बल अगर ज्यादा लगेगा तो क्या है ये प्रोटॉन जो प्रोटॉन है क्या है नाभिक से सब बाहर भाग जाएंगे। ओके, तो इनको सब बांधे रखने का काम कौन करता है, एक नाभिकीय बल करता है। नाभिकीय बल क्या काम करता है, जो प्रोटॉन इतने सारे इनको सब एकत्रित करे रहता है। ओके, उनको जोड़े रखता है, तो ये होता है आपका नाभिकीय बल। ओके, तो नाभिकीय बल इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी मैंने आपको समझा इससे हमें पता चलता है नाभिकीय बल क्या है, एक प्रबल बल है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण जो कूलाम बल है उससे ज्यादा बल होगा, तब ये क्या है प्रोटॉनों को एक साथ रखे रहता है। तो ये पहला तो आपका एक पॉइंट आपको तैयार हो जाता है कि एक प्रबल ये क्या बल है। तो नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति की क्या है अत्यंत प्रबल बल होता है, और ये क्या है आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और नेक्स्ट है नाभिकीय बल बहुत कम दूरी तक ही प्रभावित होता है, यानी ये लघु परिसर बल है। ओके, लघु मतलब बल बहुत प्रभावशाली है लेकिन कम दूरी पर होते हैं। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं, याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है आपका। इस बार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समस्थानिक किसे कहते हैं। हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्या आपको लिखना है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसी प्रकार से आपको क्या है पेपर में लिखना है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूरा दिमाग मैंने आपको यहाँ लगा दिया है और जिस प्रकार से आपको पेपर में लिखना चाहिए उसी प्रकार से मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो समस्थानिक क्या है, समस्थानिक, सम यानी होता है समान, स्थानिक यानी होते स्थान। ओके, तो सम स्थान जिनका समान स्थान हो, या स्थान से मतलब परमाणु क्रमांक, तो ऐसे एक ही तत्व के रहेंगे। ओके, भिन्न भिन्न तत्व के नहीं रहेंगे। एक ही परमाणु क्रमांक है तो एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक एक ही रहेगा, दूसरा हम तत्व लेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक अलग होगा। ओके, इस प्रकार से तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या वो भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक यानी समान स्थान हो, समान स्थान यानी परमाणु क्रमांक समान हो। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके क्या है परमाणु क्रमांक समान हो किंतु उनका जो द्रव्यमान संख्या है या द्रव्यमान भार है वो क्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर है परिभाषा। उदाहरण आपको देना पड़ेगा, इस बार से आ जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखिए, या फिर आपको डायरेक्ट आएगा कि समस्थानिक के उदाहरण लिखिए। तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं, एक आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटेनियम। और इसमें बताया जा रहा है देखिए आपका कितने होते हैं। 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा। इस प्रकार से आपको तैयार करके रखना हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, क्लियर हो जाता है, इस प्रकार से आप लिखेंगे बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा समभारिक किसे कहते हैं। ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये समभारिक अब क्या है, समभारिक यानी समान भार हो, भार यानी आपका द्रव्यमान संख्या। ओके, द्रव्यमान भार, समभारिक यानी द्रव्यमान भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार से। ओके, तो नाम में ही राजबाबू तो कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। समस्थानिक यानी स्थान समान हो यानी परमाणु क्रमांक समान रहता है। समभारिक यानी भार समान होता है, यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है द्रव्यमान भार होता है वो समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो समभारिक में भिन्न भिन्न तत्व होते हैं जबकि समस्थानिक में एक ही तत्व होते हैं। तो समभारिक में भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है लेकिन उनका जो द्रव्यमान संख्या होती है समान होती है, द्रव्यमान भार होता है वो समान होता है, समभारिक कहलाते हैं। क्लियर है। उदाहरण के लिए मैंने 3 उदाहरण दिए, कोई भी आप एक भी तैयार कर लेते आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, आपका यहाँ देख सकते हैं, तो ये आपके क्या है समभारिक है। ओके, यहाँ जैसे ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन है
क्योंकि ऑक्सीजन का भी जो भार होता है 17 होता है, इसका भी आपका 17। ओके, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इनका आप देख सकते हैं जो नीचे जो लिखा रहता है, जो नीचे लिखा है जैसे 8 है, ये 9, तो ये आपका क्या नीचे जो लिखा रहता है नंबर, वो आपका परमाणु संख्या होता है, और ऊपर लिखा होता है तो भार होता है। भार कहाँ होता है? ओके, आपको लग रहा है सिर भारी भारी लग रहा है। ओके, तो जो भार होता है वो आपका सिर पर होगा यानी ऊपर होगा उस प्रकार से। तो भार ऊपर लिखा जाता है और जो आपका नीचे लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक रहता है। ओके, क्लियर है? तो अब यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो ये हमारा संभारक, क्यों ये दो वाले, क्योंकि आप यहाँ देखिए इसका भार भी 17 है, इसका भी भार 17 है, तो 17 तो है, तो द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन यहाँ 8 है, इसकी परमाणु संख्या इसकी 9 है, तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या वो अलग अलग इस प्रकार से। दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपके दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आपका संभारक है और ये भी आपका संभारक, कोबाल्ट है, निकल है, ये भी आपका संभारक है। तो इसे 59 दोनों का है, भार समान दिया हुआ है, यानी भार समान हो यानी परमाणु जो आपका संख्या है वो क्या है, परमाणु आपका संख्या वो अलग अलग हो, लेकिन जो आपका द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान भार हो वो समान हो, संभारक। क्लियर है? तो समस्थानिक संभारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। फिर एक और आपके इस प्रकार का टॉपिक है। ओके, ये तो अभी नहीं आया है लेकिन सिंपल है, तैयार करके रखना है। सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, उठान लीजिए, नाम में ही सब राज छुपे रहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, सम यानी समान हो, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो आपके क्या है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, लेकिन नाभिक में क्या है, प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, जैसे हम क्या है संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या तो समान होगी, क्योंकि सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, लेकिन जो यहाँ प्रोटॉन की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो वो आपके होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका ये दोनों दिया हुआ है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, बस आपको घटा देना पड़ता है कि भार में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो आपका निकल आएगा। देखिए 40 में से 20 घटाएंगे तो 20। ओके, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 20 है, और यहाँ पे 39 में से आप 29 घटाएंगे तो भी आपका 20 आएगा। ओके, इस टाइप से ये आपका हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका है, इन दोनों में क्या है, दो एग्जांपल दिए, दोनों में क्या है आपके न्यूट्रॉन की संख्या समान है, सब न्यूट्रॉन के उदाहरण, तो ये उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। ओके, यहाँ तो मैंने 2 दिए, इसके 3 दे दिया है, ओके, इसका 1 ही है, तो सबका एक एक उदाहरण याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना है, लेकिन एक एक उदाहरण तो आपको तैयार होने चाहिए। यहाँ तक आई हो, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय के नियम लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आया है, केवल क्या पूछा गया था, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, 2 नंबर से क्वेश्चन था। ओके, तो रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय के नियम भी आपको इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, देखिए रेडियो एक्टिवता क्या है, देखिए कोई भी जो रेडियो वाला एक्टिव पदार्थ है वो आपका क्या स्वतः ही अपने आप ही क्या है विकिरणों का उत्सर्जन करता है। जैसे हेनरी बेकल ने क्या है इसका प्रयोग किया था, तो उसमें अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है किरणें मिली थी, तो यही आपका क्या है रेडियो एक्टिवता है कहलाता है। तो किस बात से आपको लिखना है, किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही ऐसे अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या है प्रभावित कर देते हैं। ये पदार्थ रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिकता या रेडियो एक्टिवता कहते हैं। किस प्रकार से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, जैसे आपका ये लिया हुआ है बॉक्स, इस प्रकार से कांच के आपका है, इस प्रकार से ओके ब्लॉक आपका हो जाता है ये कांच वाला, इस टाइप से। ओके, ये आपका हो जाता है कांच का आपका पात हो जाता है, इसमें एक पदार्थ लगा हुआ है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ये कोई भी पदार्थ है, इसका जो नाभिक है इसे क्या है स्वतः ही क्या है विकिरण इस प्रकार से उत्सर्जित हो रही है। यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया है। तो यहाँ से हेनरी बेकल ने यही आपका प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया है, एक इसका कांच का पात्र लेते हैं, उसमें क्या है आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ देख देते हैं और देखते हैं, और यहाँ आप प्लेटें लगा देते हो। ओके, प्लेटें लगा देते हैं। यहाँ आपका कौन सा चिन्ह होता है, यहाँ आपका होता है ऋण और यहाँ होता है आपका धन चार्ज। ओके, तो यहाँ से आपकी 3 टाइप की किरणें निकलती हैं। एक तो निकलती है आपकी अल्फा किरणें, ओके, जिसमें क्या धन आवेश होता है, तो क्या ऋण की ओर आपकी आती हैं। फिर दूसरी आपकी निकलती हैं वो आपकी बीटा किरणें, ओके, और बीच में जो निकलती है गामा किरणें रहती है जो क्या उदासीन होती है इस प्रकार से। तो यहाँ आपकी रेडियो एक्टिवता की क्या बात बताया जा रहा है कि कोई भी जो आपका पदार्थ होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ वो स्वतः ही क्या है, स्वतः ही नाभिक से क्या अपने करता है अदृश्य विकिरण के उत्सर्जित करता है, और जैसे हम क्या कहते हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को क्या प्रभावित कर देती हैं। यही हमारे क्या है रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और जो हमारा ये गुण है पदार्थ का ये रेडियो एक्टिवता कहलाता है। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है रेडियो एक्टिव क्षय के नियम। तो इस नियम अनुसार किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कोई भी देखिए कण है उससे क्या रेडियो एक्टिव की जो परमाणु है लगातार उसमें क्या है निकलते जा रहे हैं, तो उसमें क्या उसके परमाणु में क्या है कमी तो आती रहेगी, क्योंकि वो लगातार क्या है उत्सर्जित कर रहा है विकिरणों का। इससे उसके क्या परमाणु क्रमांक है उसके कुछ ना जो द्रव्यमान उसका भार उसमें तो उसने कुछ कमी आएगी। उस क्षण उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या की क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपको याद रखे रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। एक उदाहरण दीजिए, इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा का स्रोत लिखिए।
एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। अब 24 में आ चुका है तो कम ही चांस है, लेकिन आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, देखिए यहाँ तो आपका नाभिकीय विखंडन क्या था और उदाहरण के साथ समझाइए, नाभिकीय संलयन क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है इस बार क्वेश्चन। तो आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर आ सकता है। ओके, तो वो भी हम आगे देखेंगे। फिर समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा इस चैप्टर का, नाभिकीय विखंडन, और उसके बाद आपको नाभिकीय संलयन समझना है। ओके, तो देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन यानी टूटना। ये आपका नाभिक है, नाभिक का टूटकर विखंडन यानी टूटकर क्या है, दो समान आकार के नाभिक बना लेना, ये नाभिकीय विखंडन है। नाभिक का टूटकर विखंडित यानी टूटना, और समान दो अपने एक क्या है, एक से दो हो रहा है, एक से क्या होता है, दो हो रहा, तो एक नाभिक टूटकर दो ओके बराबर आकार के अगर नाभिक बना रहा है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सिंपल है, बस इतना आपका दिया हुआ। संलयन में क्या हो, संलयन यानी होता है योग, संलयन यानी होती है जोड़ना। ओके, संलयन में क्या है, दो हल्के नाभिक जोड़कर क्या एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, बस इसका विपरीत होता है नाभिकीय विखंडन का। ओके, नाभिकीय संलयन, तो बस ये आपका समझ गए होंगे, इतना आपको माइंड में इस प्रकार से आप रखे करिएगा, तो इससे आपको परिभाषा और लिखने में आसानी होगी। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सिंपल है, देखिए अब जो नाभिक आपका मैंने यहाँ बताया कि एक नाभिक, बड़ा वाला नाभिक, भारी नाभिक टूटकर दो हल्के हल्के समान आकार के नाभिक बना लेता है। अब भैया ये बड़ा वाला नाभिक है, टूटने के लिए से कुछ ना कुछ ऊर्जा तो चाहिए पड़ेगा, तो इसमें हम क्या है, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, यानी इसे न्यूट्रॉन देते हैं। तो क्या होता है, भारी नाभिक को जब हम क्या है, भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे तो वह नाभिक लगभग क्या समान आकार के दो हल्के नाभिक में टूट जाता है, क्योंकि यही हमारा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और इस विखंडन के समय क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। अब उदाहरण के साथ आपको बताना, तो ये उदाहरण तो आपको एक बार याद कर लेना होगा, डिफिकल्ट लगेगा तो याद कर लेना है। जैसे क्या उदाहरण बताया जा रहा है तो मैं आपको बता दें, ये लाइन आपको पूरी याद करके रखनी है। जैसे यूरेनियम लिया, यूरेनियम आपका एक क्या भारी नाभिक लिया, यूरेनियम का एक भारी नाभिक लिया। ओके, इसमें हमने क्या न्यूट्रॉन की बमबारी की तो हमें अस्थायी ये प्राप्त हो जाता है आइसोटोप। ओके, आइसोटोप हमें अस्थायी प्राप्त हो जाता है, फिर ये तुरंत टूट जाता है बेरिलियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बनाता है। तो ये आपका भारी नाभिक यानी न्यूट्रॉन टूटकर, जब इसमें न्यूट्रॉन की क्या है, न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो दो हल्के नाभिक बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, साथ ही ये 3 न्यूट्रॉन भी देता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये आपको उदाहरण भी आपको क्या है 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे अभिक्रियाएं हैं आपकी केमिस्ट्री की, तो पढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बार बार लिखकर आपको तैयार करनी पड़ेगी। ओके, बाकी ये तो आप समझ गए, थ्योरी तो आपको मैंने समझा दी है। ओके, बस आप समझ लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, फिर आप लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है आपका कि जो मुक्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी हमने भी क्या देखा, जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा ये निकल रही है, कहाँ से ऊर्जा निकल रही है उसकी आपको बताना कि इसका स्रोत क्या है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिक के द्रव्यमानों तथा 3 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग मूल नाभिक तथा उस पर बमबारी न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। क्या बताया जा रहा है, देखिए हमें यहाँ से आपको देखना पड़ेगा डायग्राम, जो भी हमें क्या है ये उत्पाद प्राप्त होगा। ओके, जैसे आपका बेरिलियम मिला, क्रिप्टॉन मिला, ये 2 हल्के नाभिक है, और न्यूट्रॉन मिला। ओके, तो इन सब का अगर हम द्रव्यमान जोड़ते हैं, इन सब का द्रव्यमान जोड़ें, और जो हमने पहले द्रव्यमान था हमारा टोटल द्रव्यमान है, जब हम यहाँ निकालेंगे इसका द्रव्यमान तो कम निकलेगा। तो यहाँ क्या द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आई है। जब ये यूरेनियम लिया हमने और न्यूट्रॉन लिया, इन सब का हमने द्रव्यमान तौल लिया। ओके, इसके बाद जब क्रिया कराते हैं ये सब बेरिलियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, इनका द्रव्यमान तौलेंगे तो इनका द्रव्यमान कम आता है। ओके, इसके जितना द्रव्यमान होता है साइड उससे कम होता है, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान इससे घट गया है। तो ये द्रव्यमान चला कहाँ गया, तो बस इसने जो आपका ऊर्जा के रूप में यहाँ एक्स्ट्रा ऊर्जा आपको मिल रही है वही क्या वो द्रव्यमान वहाँ घट गया। तो वही यहाँ कुछ चीजों को बताया जा रहा है। ओके, द्रव्यमान के यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार क्या ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। जो ये द्रव्यमान की क्षति हुई है, द्रव्यमान कम मिला में, तो बाकी द्रव्यमान कहाँ गया, वो क्या ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये आपको समझ गए होंगे। तो ये बहुत आपका सिंपल मैंने आपको समझा दिया, बस थोड़ा सा आपको मेहनत कर लेने को लिखकर देख लीजिएगा। इस हमने क्या नाभिकीय विखंडन समझ लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाभिकीय संलयन देखेंगे। नाभिकीय संलयन से पहले हम देख लेते हैं नाभिकीय बल की परिभाषा लिखी, 2 नंबर के लिए आ सकता है। नाभिकीय बल क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में एक साथ रहते हैं, अतः नाभिक के भीतर इन कणों यानी न्यूक्लियन के मध्य ऐसे बल लगने चाहिए जो ये परस्पर बंधे रखें। इन बलों को क्या नाभिकीय बल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा दी, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। जो भी आपको कंटेंट मिलेगा मैंने जितना ईजी हो सकता है उसने ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि आपका परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन बैठा हुआ है और प्रोटॉन बैठा हुआ है। ओके, इनमें आपस में क्या प्रतिकर्षण कूलम्ब बल लगता है, ये सब क्या भगना चाहते हैं। ओके, तो इनको एक ऐसा बल है नाभिक में जो इनको बांधे रखा है। इनको क्या है, छोटा स्थान है तो ये इतना प्रतिकर्षण बल के कारण बाहर भगना चाहते हैं परमाणु से, लेकिन एक ऐसा बल काम करता है जो इनके प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, आपको इन सबको क्या एक साथ बांध के रखता है, वही हमारा क्या है नाभिकीय बल है।
तो वही यहाँ बिल्कुल सिंपल बताया जा रहा है कि नाभिक, जो परमाणु का नाभिक है उसमें धनावेशित आपको प्रोटॉन होता है, अनावेशित न्यूट्रॉन होता है, वो एक छोटे से स्थान में बैठे हुए हैं। इनको उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोलते हैं, एक साथ अगर बोलना है तो न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा भी था, ओके, तो न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन को इन जोड़ने के लिए एक ऐसा बल काम करता है, बांधे रखने के लिए एक ऐसा बल काम करता है, ओके, जिससे ये क्या आपस में जुड़े रहें, वही आपका नाभिकीय बल है। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाभिकीय संलयन। एक बताइए नाभिकीय संलयन क्या है, एक उदाहरण दीजिए और इससे ऊर्जा उत्सर्जित होने के स्रोत बताइए। नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब होता है जुड़ना, ओके। नाभिकीय विखंडन का उल्टा है। नाभिक विखंडन में क्या होता था, एक भारी नाभिक में जब क्या न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो वो छोटे छोटे क्या है नाभिकों में टूट जाता है, ये आपका नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय संलयन में क्या है, नाभिकीय संलयन जोड़ना। अब जुड़ेंगे तो छोटे छोटे जब दो नाभिक, छोटे छोटे हल्के जो नाभिक जुड़ते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, वही आपका नाभिकीय संलयन है। तो जब दो या अधिक हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर, उच्च दाब पर परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या है नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसमें भी क्या है, इस प्रक्रिया में भी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोनों, चाहे आपका नाभिकीय विखंडन हो, नाभिकीय संलयन हो, दोनों में समय ऊर्जा मिलती है। यहाँ दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन आपके कई बार बनते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं बनेगा, ओके, या आगे हम समझेंगे भी कौन सा आपका क्वेश्चन बनता है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। क्या आपको बात याद रखनी है कि नाभिकीय जो संलयन है, नाभिकीय संलयन के लिए हमें उच्च ताप चाहिए, नाभिकीय और उच्च दाब चाहिए। अगर आपको क्या है नाभिकीय संलयन कराना है तो उच्च दाब की आवश्यकता होगी, उच्च ताप की आवश्यकता होगी। क्योंकि जो नाभिकीय विखंडन जो हमने पहले पढ़ा, उस नाभिकीय विखंडन में नॉर्मल ताप होता है हमारा, उसी में नॉर्मल ताप और नॉर्मल दाब चाहिए पड़ता है, ओके। जबकि नाभिकीय संलयन में उच्च ताप और उच्च दाब चाहिए पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उदाहरण में आपको ये इसमें याद रख लेना है, ये उदाहरण दिया है, याद अभिक्रिया की तरह आपको मान के चलना है, तो वो 2-3 बार लिखकर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें हमने क्या है दो ड्यूटेरियम के दो न्यूट्रॉन लिए, ओके, जो आपके क्या है आपके नाभिक लिए, ड्यूटेरियम के दो हमने नाभिक लिए, हल्के हल्के नाभिक, उनकी दोनों का हम जब क्या है संलयन कराते हैं तो हमें क्या टाइटेनियम मिल जाता है और प्रोटॉन मिल जाता है। और टाइटेनियम है जो मिलता है हमें, वो दोबारा क्या है ड्यूटेरियम से फिर क्या है क्रिया करता है और हीलियम पर हमें मिल जाता है, हीलियम नाभिक मिल जाता है, एक हीलियम का एक भारी नाभिक मिल जाता है, साथ ही न्यूट्रॉन भी मिलता है। इस प्रकार से यानी हमने क्या देखा कि जो आपका ड्यूटेरियम के तीन हल्के हल्के छोटे आपके जो नाभिक मिलकर एक बड़ा हीलियम का नाभिक बनाते हैं, तो इस नाभिक संलयन हो जाता है। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वही है जो मैंने पहले आपको बताया है, ओके। जैसे हमने नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त कहाँ से हो रही है, तो वो जो बताया वही लाइन इसमें भी लिखनी है। इसमें भी क्या होता है कि द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही है, वो द्रव्यमान चला कहाँ गया, ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। तो वही सेम आपको यहाँ रहने वाला है। क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे दोनों टॉपिक, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो मैंने तो आपको ये समझा ही दिया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप और उच्च दाब पर ही संभव है। ऐसा क्या कारण है, अभी मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि नाभिकीय संलयन होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, उच्च ताप चाहिए, उच्च दाब चाहिए। तो उच्च दाब और उच्च ताप क्यों चाहिए हमें, ओके, जबकि नाभिकीय विखंडन में तुम सामान्य ताप पर भी कर लेते हैं। तो इसका आपको रीजन पूछा जा रहा है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आपको क्वेश्चन आ चुका है, क्या है, नाभिकीय संलयन व्यवहार में एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। देखिए आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। इसमें क्या है, हमें उच्च ताप और उच्च दाब क्यों चाहिए पड़ता है, इसको हम बात को समझते हैं। नाभिकीय संलयन में हमने क्या बताया कि दो हल्के नाभिक, ओके, दो छोटे आपके नाभिक है, मिलकर क्या करते हैं, जब मिल जाते हैं तो एक आपके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, आपका नाभिकीय संलयन हो जाता है, ओके। तो यहाँ हमें क्या है, दो नाभिक को सहयोग कराना है, दो नाभिक को संलयन होना है, ओके। तो अब यहाँ जो नाभिक में कौन सा, मान लीजिए हम धन आवेश है, धन आवेश बहुत ज्यादा है, और इसमें भी ये सेम आई धन आवेश होगा, ओके। क्योंकि नाभिक में क्या होता है, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन में धन आवेश, न्यूट्रॉन होता है तो उसमें तो कुछ आवेश होता नहीं है, तो हम मान के चलेंगे धन आवेश है दोनों में, ओके। हम जानते हैं जब एक ही चार्ज हो तो आपस में क्या प्रतिकर्षण होता है, अलग अलग चार्ज हो तो वो आपको आकर्षित होंगे, लेकिन इसमें एक ही चार्ज होता है, दोनों में क्या प्रतिकर्षित होगा। यानी हम दोनों को पास पास लाएंगे दोनों नाभिक को, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर भागेंगे, ओके। जब जीत बहुत ज्यादा दूर भागेंगे, लेकिन फिर भी हमें क्या, इनको जब आपस में लाकर इनको क्या सहयोग कराना है, तब तो संलयन होगा, इनका सहयोग कराना है तो तब तो संलयन होगा। इसलिए संलयन कराने के लिए इनको हमें पास पास लाना पड़ेगा, लेकिन ये तो भाई जबरदस्ती दूर भाग रहे हैं, इसलिए हमें क्या पड़ेगा, देना पड़ेगा उच्च ताप देना पड़ेगा, उच्च दाब देना पड़ेगा, तभी ये क्या है पास पास आ पाते, तब नाभिकीय संलयन हो पाता है, ओके। इनको बिल्कुल पास, मतलब जितना इनको बल लग रहा है प्रतिकर्षण बल, उससे ज्यादा हमें बल देना पड़ेगा, उससे ज्यादा हमें क्या है, और उतना बल देने के लिए हमें उतनी ताप और उतना दाब देना पड़ता है। तो इसलिए आपका क्या है, नाभिकीय संलयन में उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, वही यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ क्या है कि नाभिकीय संलयन व्यवहार में एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। इसका यह कारण है कि संलयित होने वाले धनावेशित नाभिक जब एक दूसरे के बहुत निकट आने लगते हैं तो ये इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल अत्यंत तीव्र हो जाता है। जैसे ये पास आएंगे तो ये दूर भागने का प्रयास करेंगे। इस बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा चाहिए,
उन्हें इतनी अधिक ऊर्जा देने के लिए अति उच्च ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। उनको बिल्कुल पास लाने के लिए सैलेन जबरदस्ती कराना, भाग रहे हैं लेकिन करवाना है जबरदस्ती, तो हमें क्या है उससे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितना उन्हें प्रतिकर्षण बल लग रहा है उससे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। उतनी ऊर्जा देने के लिए हमें क्या है उच्च ताप और उच्च दाब देना पड़ता है। आइए आप समझ गए होंगे, आगे देख लेते हैं। हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन ही प्रयुक्त होता है क्यों। अभी हमने नाभिकीय विखंडन में देखा कि एक भारी नाभिक को हम क्या करते हैं, हल्के नाभिक को टूट जाता है, तो भारी नाभिक को तोड़ने के लिए हम उसमें क्या न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, न्यूट्रॉन उसमें देते हैं। तो हमें न्यूट्रॉन ही क्यों देते हैं, तो रीजन क्या है, न्यूट्रॉन पर क्या है कोई आवेश होता नहीं है, अतः वह नाभिक के धनावेश से विक्षेपित नहीं होता। इस प्रकार न्यूट्रॉन नाभिक में सफलतापूर्वक प्रवेश करा जाता है। देखिए इसमें क्या है, नाभिक के विखंडन के लिए क्या नाभिक को तोड़ना है, नाभिक को तोड़ने के लिए ऐसा कोई हमें क्या चाहिए, जो चाहिए वो नाभिक के अंदर प्रवेश करके उसे तोड़ने का काम करे। अब जो न्यूट्रॉन को हम भेजते हैं तो न्यूट्रॉन अनावेशित होता है तो तुरंत क्या चला जाता है, और यहीं अगर हम और दूसरा कण देते हैं यानी धन वाला कण देते हैं तो उससे क्या है, धन वाला कण देंगे तो प्रतिकर्षित कर देगा, ऋण वाला देंगे तो उससे क्या उससे मर्ज हो जाएगा इस प्रकार से। जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता और सीधे वो क्या नाभिक में चला जाता है और नाभिक की विखंडन कर देता है। ओके, तो इस लिखना किस प्रकार से 2 लाइन में आपका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। बाकी जब आपके नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को अच्छे से समझ लिया है तो फिर अंतर तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक अलग अलग समान द्रव्यमान के 2 नाभिक में क्या विभक्त हो जाता है। नाभिकीय संलयन क्या है, इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। अब नाभिकीय विखंडन में एक समान ताप पर संभव है, नाभिकीय विखंडन समान ताप पर संभव है, जबकि नाभिकीय संलयन होता है इसमें एक अत्यंत अधिक ताप की संभव होता है। इसके बाद प्रति विखंडित विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है, मतलब नाभिकीय विखंडन में ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो 200 मेगावाट, जबकि नाभिकीय जो संलयन है इसमें जो विमुक्त ऊर्जा है वो हमें क्या है 24 मेगावाट मिलती है, यानी कम मिलती है। ओके, इसके बाद यह क्रिया केवल भारी नाभिकों के द्वारा ही कराई जाती है, नाभिकीय संलयन में क्या है 2 हल्के नाभिक के द्वारा कराई जाती है। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रव्यमान क्षति को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कम होता है। द्रव्यमानों का यह अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। देखिए कोई भी हम जब नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान है अगर हम लेते हैं तो जितना उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ते हैं उससे हमेशा कम आएगा, उससे हमेशा कम रहता है, तो द्रव्यमान चला गया जाए जो जितना उससे अंतर आ रहा है वही हमारा द्रव्यमान की क्षति हो गई है इस बार, यानी द्रव्यमान की क्षति यानी हानि हो गई है। नेक्स्ट है नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो किसी नाभिक के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी उनको बंधन को बनाए रखी वो वाली ऊर्जा कहें, या उनके बंधन को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए है वो भी आपकी नाभिक ऊर्जा का लगी। हम इसे दोनों तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि 2 जो नाभिक हैं वो आपके क्या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है उनको अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ रही वो आपके नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाएगी, या फिर उनको क्या है साथ साथ रखने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए पड़ेगी वो भी आपकी नाभिक बंधन ऊर्जा कहलाएगी। किसी बात से आप कह सकते हैं यहाँ क्या है बताया जा रहा है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक जितनी भी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वो किसी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। यानी हम नाभिकीय संलयन लेकिन नाभिकीय विखंडन का बहुत ज्यादा यूज करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन नाभिकीय संलयन का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं इसका प्रयोगशाला में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या रीजन है, तो मैं आपको पहले यह समझा चुका हूं कि नाभिकीय संलयन में क्या है बहुत ज्यादा हमें ऊर्जा चाहिए, ओके, बहुत ज्यादा ताप चाहिए, बहुत ज्यादा दाब चाहिए। इतना ज्यादा ताप इतना ज्यादा दाब हम क्या है इतना ज्यादा प्रयोगशाला में या नॉर्मल रूप से हमारा संभव नहीं है। ओके, और अगर कर भी लिया जैसे तैसे तो उसके लंबे समय तक उसे चलाना पड़ेगा और उसे चलाने के लिए लगातार ऊर्जा देनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा हमारे पास रहती नहीं है। इसलिए हम क्या है नाभिकीय जो संलयन है इसको हम क्या है प्रयोगशाला में इतना संभव नहीं है। नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप पर संभव होता है, बहुत अधिक ताप होने के कारण इसको क्या है नियंत्रण करना भी संभव नहीं हो पाता है, इसलिए क्या है प्रयोगशाला में या फिर पृथ्वी पर अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया इस टाइप से। आइए आप समझ गए। तो ये आपके 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आपके सिलेक्टेड थे मैंने आपको कवर करा दिए, सभी को आप तैयार कर लीजिएगा जितने मैंने आपको बताया, बाकी और भी अपने हिसाब से आप क्या तैयारी करते रहिएगा। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं ऑल चैप्टर का, ओके, कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके पूरे आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पे मॉडल पेपर कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो, जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।